योगी के दादरी में जहां अखलाक से शुरू हुई कहानी देश भर में फैली, जिसके बाद पहलू खान, तबरेज़, जुनेद, कारी उवैस, अफराजुल और अब यहीं दादरी में आकर के आफताब आलम तक भी नहीं रुक सकी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक वो शख्स जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, कैब ड्राइविंग का काम किया करते थे, अपने परिवार को पालने वाले ये एक लौते थे, लेकिन आज हमारे और आपके दरमियान ये नहीं रहे। श्री राम के नाम पर कुछ एक मुट्ठी भर ठेकेदारों ने आफताब आलम की जान ले ली। रहने वाले त्रिलोकपुरी इलाके के थे और एक सवारी को छोड़ने के लिए अपनी कैब से बुलंदशहर गए थे। वापिस आते हुए इन्हें रोका गया, जबरन गाड़ी में बैठा गया और फिर उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पे जहां उतर रहे थे वो दंगाई गुंडे, उन्होंने ज़बरदस्ती की, ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ी की, मारपीट की, शराब जबरन पिलाने की बात कही और यहाँ तक के इतना मारा, जब श्री राम नहीं कहा, जय श्री राम के नारे लगवाना चाहते थे, नहीं लगाए तो इनकी जान ले ली। 45 साल के आफताब आलम अपने घर वापस आ रहे थे, उस सवारी को छोड़कर अपनी कैब लेकर, जहां इन्हें रोक करके मारा गया। नेशनल मीडिया लगातार सिर्फ और सिर्फ पिछले कई रोज से सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और इन्हीं तमाम उलझनों में उलझा हुआ है। क्या आज किसी के पास फुर्सत नहीं है कि इस तरह की मॉब लिंचिंग की वारदात को दिखाया जाता, मुद्दा बनाया जाता, इनके नाम पर डिबेट की जाती और पूछा जाता उन धर्म के ठेकेदारों से, उन चंद गुंडों से कि जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगवाने के नाम पर, शराब ज़बरदस्ती पिलाने के नाम पर एक कैब ड्राइवर की हत्या कर दी। इनकी वाइफ, इनकी अहलिया फ़िलहाल इद्दत में है और 4 महीने 10 दिन अब वो इद्दत की मुद्दत पूरी करेंगी, लेकिन घर बिखर गया, आज मौजूद नहीं है। बच्चे वालिद को याद कर रहे हैं और मैं इनके घर जहां पहुंचा हूं त्रिलोकपुरी में, ये लोग आज बैठे हुए हैं, क्योंकि संडे की बात थी, रविवार की शाम को, जिस वक्त में गाड़ी चलाते हुए कुछ हो सकता है अंदाज़ा उस वक्त आफताब आलम को हुआ होगा, जिस वक्त उनसे गाड़ी में बैठ करके वो गुंडे बदतमीज़ी कर रहे थे और लगातार उनको कभी कुछ कह रहे थे। ये तमाम बातों का खुलासा कहीं और नहीं हुआ। आफताब साहब ने, मरहूम ने, अपने बेटे के फ़ोन पर कॉल कर दिया और जैसे ही कॉल बेटे को रिसीव हुआ तो सारी बात रिकॉर्ड हो गई। यहाँ तक कि उनसे जो जबरन कहलवाया जा रहा था कि जय श्री राम बोलो, वो भी उसमें रिकॉर्ड हुआ। आखिर कब रुकेगा? देश किधर जा रहा है? किस गति को पकड़ रखा है? वाकई ये अच्छे दिन हैं कि अब तक जब से अफराजुल, जुनेद, पहलू खान, कारी उवैस और न जाने कितने ही लोगों का नाम शुरू हुआ, जो दादरी से, अखलाक से शुरू हुआ था, वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश की सरकार को फुर्सत नहीं, राज्य सरकारें अपनी उलझनें दिखाती हैं और लोग हैं कि वो इस तरह से नफ़रत के शिकार हुए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आपको अपने वालिद की तस्वीर लेकर के जो बैठे हुए हैं, ये बड़े बेटे हैं आफताब आलम के, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। आफताब के मेरे भाई भी हैं और 2 छोटे, 3 इनके अहलिया फ़िलहाल इद्दत में हैं। बेहद दुख की ये घड़ी है और जिस तरह से ये मॉब लिंचिंग की बात आपने कही है, कोई भी ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। क्या आप दर्शकों को बता सकेंगे? उससे पहले मैं चाहूँगा कि वो ऑडियो जो आपके फ़ोन से रिकॉर्ड हुई है, आपके जो वालिद की, इन्हीं आफताब आलम की जो आवाज़ है, वो और उन गुंडाइयों की, उन बदमाशों की जो उनकी गाड़ी में, कैब में ज़बरदस्ती बैठे और जिन्होंने उन्हें जय श्री राम बोलने को कहा, मैं चाहूँगा एक बार उसको प्ले किया जाए। प्ले कराइए। भाई जय श्री राम बोल, जय श्री राम।
एक बार फिर से प्ले कराइए, फिर से सुनिए और गौर से सुनिएगा। जो जबरदस्ती उनसे कहलवाया जा रहा है, एक बार फिर से सुनिए। ठीक है भाई, जय श्री राम बोल, बोल जय श्री राम भाई, भाई बोलो जय श्री राम भाई। मेरे कोई बात नहीं। तो सुना आपने, बोल भाई जय श्री राम, ये क्या चीज़ थी? आपको कैसे पता लगा था? क्या हुआ था? पूरा वाकया आप बताएं एक बार। सर 6 तारीख की बात है, मेरे पापा गुड़गांव से अपने पुराने पर्सनल क्लाइंट को लेके बुलंदशहर ड्रॉप करने गए थे। जब वहाँ से वापसी आ रहे थे, जबरन कुछ लोग उनकी गाड़ी में बैठ गए। उनको जब डाउट हुआ कि ये लोग ठीक नहीं हैं, कुछ उनको फील हुआ, तो उन्होंने साइड से मुझे कॉल लगा के अपना फ़ोन साइड में रख दिया गाड़ी में। तब मेरे पास जब बात मैंने सुना तो मुझे सुनाई दिया कि उनको जबरन उन पे फोर्स किया जा रहा है कि ड्रिंक करने के लिए। उन्होंने मतलब आप ये बात सारी फ़ोन पे सुन रहे थे अपने फादर की? मैं अपने घर पे अपने फ़ोन पे बात सुन रहा था। उनकी 4 लोग की आवाज़ आ रही थी। उनको बोला जा रहा था कि आप पीने के लिए। उन्होंने मना किया कि मैं नहीं पीता। उन्होंने क्यों नहीं पीते, ये बात सुन रहा था मैं। ठीक है। उन्होंने कहा क्यों नहीं पीते हैं, क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम, अच्छा मोमडन है आप, इसलिए नहीं पीते हैं। ये बात हुई, तब मुझे फील हुआ कि ये कुछ गलत बात हो रही है। और गाड़ी तो वहाँ से ड्रॉप करके खाली आ रही थी, ये कौन लोग गाड़ी में बैठे हुए इस तरह बात कर रहे हैं। फिर मैंने अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। जब मैंने फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगाया तो उन्होंने ये बात कही कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी 10-10 लोग हैं जो नौकर हैं, मोमडन हैं, वो भी ड्रिंक करते हैं, या फिर मेरा भाई है सऊदी में नौकरियां लगवाता है। ये जो लोग जो जबरदस्ती गाड़ी में बैठे हैं वो कहते हैं आफ्ताब आलम से, आपके फादर से, कि जो हमारे साथ में मोमडन है वो तो पीते हैं, आप भी पियो। अच्छा, फिर उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, फिर 8वें मिनट पर जैसे आप सुन रहे हैं, उनको बोला गया जय श्री राम बोलो। अब सर उन्होंने जय श्री राम बोला। उन्होंने कहा मैं हर मज़हब की इज्जत करता हूँ। अब ऑडियो में पूरा क्लियर है, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं हर मज़हब की इज्जत करता हूँ, सब मज़हब बराबर है, किसी के लिए ईश्वर है, किसी के लिए अल्लाह है। अच्छा। सब मज़हब को, सब जात को एक समान देखते थे। मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ जी, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मेरे पापा को। अच्छा, ये सुनने के बाद आपने क्या किया? आप तो बहुत परेशान हो गए होंगे, आपके घर वाले, आपकी मदर वगैरह सब, आपके दादा चाचा, ये लोग सब परेशान हो गए होंगे, छोटे भाई वगैरह। सर सब आप उस वक्त में जब आपके रिकॉर्डिंग आप कर रहे थे फ़ोन से, उस समय क्या आप बता रहे थे सबको कि ये क्या हो रहा है? नहीं, उस टाइम सिर्फ मैं सुन रहा था। क्या टाइम था वो? वो टाइम 7:57 पे मेरा फोन कनेक्ट है और 41 मिनट कंटिन्यू रिकॉर्डिंग है। आप सब सारी बात सुनते रहे तब जी, तक? मैं बात सुनता रहा। और उसके बाद जब वो रिकॉर्डिंग बीच में 17 मिनट के बाद कोई आवाज़ साइलेंट हो गया। उसमें 17 मिनट पे जब रिकॉर्डिंग का 17 मिनट हुआ, उनको पापा को गाड़ी से उतार कर उन्होंने उनको बाहर उनको मारा, गाड़ी से उतार कर, क्योंकि गाड़ी में एक खून का कतरा नहीं है, गाड़ी में एक नुकसान नहीं है। ये एग्जैक्ट किस जगह पर हुआ है? दादरी के किस पॉइंट पे हुआ है? बादलपुर थाने से 3-3.5 किलोमीटर आगे हुआ है, जो कि थाना दादरी लगता है। थाना बादलपुर में अभी केस है सर। अच्छा, दादरी भी क्लोज ही पड़ेगा सर। आपने किसको इत्तला दी, फिर क्या हुआ? फिर जब उनका फ़ोन नहीं लगा, फ़ोन कर रिसीव नहीं हुआ और स्विच ऑफ हो गए दोनों फ़ोन, हमें घबराहट हुई कि ऐसे कुछ वारदात हुई थी गाड़ी में। हम फटाफट, अब नियर बाय थाना है मेरा मयूर विहार फेस 1, वहाँ गए। वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर उनको बोला ये सब बातें। उन्होंने कहा कि हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एरिया नहीं पड़ता है, नोएडा यूपी की बात है, आपको वहीं जाना होगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं सर वहाँ कहाँ जाऊँ, मुझे क्या पता कि आप कहाँ पर हैं। मेरे पापा प्लीज़ कुछ हेल्प करिए, ट्रेस करिए, पता करिए। पुलिस के अलावा मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है जहाँ से मैं मदद मांग सकूँ। कितना करीबन 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर संजय सर आए, जिसने मेरी भावना को समझा, मेरी मजबूरी समझी। उन्होंने देखा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है, उन्होंने बच्चा बहुत तकलीफ़ में है, इसकी मदद पूछा क्या बात है। मैंने बताया सर मेरे साथ ऐसे 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 हुआ है, मेरे को डर लग रहा है, क्या बात है, पापा के साथ ऐसे हुआ। उनको ऑडियो सुनाया। उन्होंने कहा चलिए मैं आपकी अपनी तरफ से एक मदद कर सकता हूँ कि मैं पता कर सकता हूँ
ये पता लगा सकता हूँ कि आपका पापा का फ़ोन लास्ट कहाँ बंद हुआ, लास्ट लोकेशन मैं बता सकता हूँ। उन्होंने अपने उस पर कहीं से पता करके 10-15 मिनट मुझे बताया कि आपका पापा की लास्ट लोकेशन चित्ताड़ा गांव में आई है। ये किस जगह हुआ? ये चित्ताड़ा गांव वही है सर, अपना दादरी के पास में? दादरी के पास में ही है। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि मैं वहाँ के लोकल कोतवालियों को कॉल किया, जो वहाँ पे स्टेशन, जो वहाँ पुलिस स्टेशन इंचार्ज हैं, उनका नाम था विकास बालियान। उनको कॉल किया कि ये गाड़ी DL 1RT 6432 स्विफ्ट डिज़ायर वाइट कलर की कैब मिसिंग है। इनके बेटे आए हुए हैं, इनके बेटे बहुत परेशान हैं। आप बीट ऑफिसर को इस एरिया में बेच के सर्च करिए, ये लोग भी जा रहे हैं। फिर मुझे कहा कि आप अपने मतलब सबके साथ, कुछ लोगों के साथ जाइए और वहाँ पे सर्च करिए और वहाँ के थाने में FIR करिए। हम जब यहाँ से गए, जब यहाँ से हम लोग, मैं दादा अंकल वगैरह सब गए यहाँ से, जब हम बादलपुर थाने से 3-3.5 किलोमीटर आगे जाते हैं तो मुझे लेफ़्ट साइड में मेरी गाड़ी दिखती है, जो कि वहाँ पे 2 पुलिस वाले गाड़ी के पास खड़े थे। मैंने उतरा, फिर पूछा कि मेरे पापा कहाँ हैं। उन्होंने कहा आपके पापा हॉस्पिटल में हैं। मैंने उनको, कौन सा हॉस्पिटल था सर? हॉस्पिटल का नाम है आनंद सरगम स्वरूप, मोहन स्वरूप हॉस्पिटल है। मोहन स्वरूप हॉस्पिटल है। वहाँ पे आपके पापा वहाँ पे एडमिट है। मैंने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने कहा कुछ नहीं, उनको छोटी मोटी चोट आई है, वो ठीक है, 1 मिनट रुकिए। आपने पूछा चोट कैसे आई? मैंने पूछा चोट कैसे आई, उन्होंने कुछ नहीं, थोड़ी कुछ बात हुई होगी, वो गाड़ी हमें यहाँ साइड में उनको चोट लगी मिली है, वो यहाँ पे बेहोश थे। मैं ठीक है। फिर मैंने फटाफट मैंने उनको, उन्होंने फ़ोन किया कि अपने ASI साहब को, जो बादलपुर थाने के हैं, मिस्टर राजीव कुमार सिंह है उनका नाम। उन्होंने कहा इन लोगों को पहले थाने लेके आइए। उन्होंने वापस हमें 3-3.5 किलोमीटर वापस लेके थाने ले गए। वहाँ करीबन घंटा डेढ़। तब तक आप हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पाए थे? बल्कि वहाँ से हॉस्पिटल आपने फादर को अपने कब देखा और किस हालत में देखा? देखिए, मैं जब वहाँ उनको वापस मुझे तो थाने ले गए, वहाँ मुझे 2-2.5 घंटे उन्होंने वहीं रखा, पूछताछ करी, इंक्वायरी करी, आपस में बहुत देर तक कुछ बातें करी। जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ मुझे मेरे पापा से मिला दीजिए, इतना बोलने के बाद करीबन 2 से 2.5 घंटे बाद, करीबन 12:30 को लेके गए हॉस्पिटल के बाहर। जब मैं शव रखा, वहाँ मेरे पापा को रैप करके स्ट्रेचर पे रख रखा था। अब ऐसी हाल, मैं उनको देख के भी मैं कुछ कह नहीं सका, मेरी सूझबूझ सब वहाँ पे ख़त्म हो गई सर। क्या लगा एकदम आपको? मैं ये कैसे कुछ बता पाए आप? मैं उस टाइम सर, मैं कह रहा हूँ, मैं मुझे होश नहीं था, मैं क्या बोलूँ अब। मैं वहाँ गिर गया, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या हुआ। जब मेरे पापा को, जब मैंने देखा कि मेरे पापा का चेहरा दिखाया गया, तो सर मैं आपको बता नहीं सकता कि वो चेहरा मैं देख नहीं सकता अपने आँखों से, कि मेरे पापा, उनको यहाँ मार रखा था कि धारदार चीज़ से, उनका गला दबा रखा था, होंठ कटे हुए थे, कान से खून निकला हुआ था, पूरे बदन पर मारपीट का निशान था। फिर आपने पुलिस से क्या कहा? दर्दनाक मौत दी उन्होंने, बहुत दर्दनाक मौत। आपने फिर पुलिस से क्या किया? फिर मैंने पुलिस से पूछा ये सब क्या है, कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि इनके साथ कुछ लोग थे, हम उसको वो कर रहे हैं, इनके क्या हुआ। आपने तभी तुरंत नहीं कहा कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड किया है? नहीं, मेरे पापा ने मुझको गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर मेरे फ़ोन मिला दिया था और मैं खुद सुन करके हैरान था ये क्या हो रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करके, पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। आपने ये सारी बात बोली। मेरे पापा से मिलाने से पहले जो इंक्वायरी हुई है उसमें रिकॉर्डिंग भी सुना दी, उनको रिकॉर्डिंग ट्रांसफर भी कर दी, उनका फ़ोन सर्विलांस पे भी लग गया, उनके सारे काम, सब चीज़ A to Z मैंने सब उनको दे दिया। इसके बाद वो लास्ट में मुझे लेके गए पापा के पास, सब कुछ दे चुका था मैं। जो लोग इस वक्त देश विदेश से हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े हैं, मैं आपको दिखा दूं कि ये आफ्ताब आलम की तस्वीर है, जिनके बेटे अपने मोबाइल फ़ोन में आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये कैब ड्राइवर थे और पूरे परिवार का पालन पोषण खुद ही किया करते थे, लेकिन वही है कि धर्म के कुछ ठेकेदारों ने जय श्री राम का नारा लगवाने के नाम पर इनको इस बेरहमी से मारा और पीटा। पहले तो जबरन वापिस जिस वक्त ये बुलंदशहर से अपने घर त्रिलोकपुरी की तरफ आ रहे थे, तो इनको थाना पड़ता है जो कि दादरी के पास में है, वहाँ पर इनको रोका,
टोल के पास इनकी गाड़ी में बैठे और लिफ्ट लेने के नाम पर, आगे जाने के नाम पर इनको एक किसी सुनसान जगह ले गए, जहां इनको दारू पीने के लिए ज़बरदस्ती कहा गया। इनके इनकार करने पर इनका नाम पूछा गया और जब नाम बताया तो उसके बाद फिर जो हाल हुआ। लेकिन एक अच्छा काम इन्होंने ये किया कि अपने बेटे को, इन्हीं को जिनको आप मोबाइल स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं, जो अपने वालिद का हाथ में फ़ोटो लिए हुए हैं, याद कर रहे हैं पूरा वो लम्हा कि जब इनके कान सुन रहे थे वालिद की आवाज़ और उन गुंडाइयों की, उन दंगाइयों की आवाज़ इनको फ़ोन पे आ रही थी। तभी मोबाइल को रिकॉर्डिंग पे लगाया और उसी में आप लोगों को एक बार मैं फिर से सुनाना चाहता हूँ। प्ले कीजिए उस ऑडियो का वो पार्ट जिसमें वो दंगाई कह रहे हैं, बोलो जय श्री राम। ठीक है भाई, जय श्री राम बोल, ठीक है ना? बोल जय श्री राम भाई, भाई बोलो जय श्री राम। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये बात हम भी सुन रहे हैं, दर्शकों ने भी सुनी, गाड़ी की आवाज़ भी आ रही है, हॉर्न भी बज रहा है, यानी आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं और आपको फ़ोन मिला हुआ है दिल्ली में, यहाँ आप घर पे सुन रहे हैं और वहीं पर ही वो लोग कह रहे हैं बोलो जय श्री राम। ये चीज़ सुनाई क्या आपने प्रशासन को, ये चीज़ सुनाई आपने पुलिस के अफसरान को? ये ऑडियो सबसे पहले जो मैंने शेयर किया है एएसआई राजीव कुमार सिंह, जिनके अंडर केस सबसे पहले उन्हीं को गया। सबसे पहले ये ऑडियो बादलपुर थाने में ही मैंने सबसे दिया और उनको बताया कि ये सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या बात हो रही है। मेरे पापा की ये पूरी जो हत्या हुई है, इसके ऊपर पुलिस ने मामला जो दर्ज किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने वो 302 का दर्ज तो किया है, लूट का भी किया है, क्योंकि आपने बताया है कि उनका कुछ पैसा और उनका मोबाइल फोन भी गायब है। जी मैंने उनका वॉलेट तो है गाड़ी में, लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन गायब है। वॉलेट में पैसे हैं? नहीं, वॉलेट मुझे टच करने नहीं दिया गया, उन्होंने कहा आप इस गाड़ी को टच नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि वो अभी केस प्रॉपर्टी है। अभी गाड़ी उन्हीं के अंडर है, हमने कुछ टच नहीं कर सके। मैंने बाहर से वीडियो बनाई है जिसमें शो हो रहा है कि वॉलेट गाड़ी। आप इसको मॉब लिंचिंग मान रहे हैं? देखिए, मैं इसको लिंचिंग इसलिए मान रहा हूँ कि मैं इससे ये नहीं कह रहा है, मैं खुद अभी जय श्री राम बोलने को तैयार हूँ। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल रहा हूँ। मैं हर मजहब की इज्जत करता हूँ, मैं किसी मजहब को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन जो लोग गुनहगार हैं उनको सजा, बिल्कुल जिन्होंने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। किसी मजहब के लायक नहीं है, वो इंसान नहीं है सर। जितनी बुरी तरह किसी की जान ले सकते हैं वो इंसान नहीं है, वो जानवर भी नहीं है सर, वो जानवर से ही बदतर है। यानी सवारी बनकर बैठे थे वो बदमाश जो थे, वो गाड़ी में बैठे थे आपके वालिद की, आपके फादर की। अच्छा, मैं उसके बाद की बात आपसे पूछना चाहता हूँ, पानी दे दीजिए इनको। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने क्या कहा है? कुछ इस तरह की आपसे कोई बात हुई हो? जी, अफसरों ने कहा, अभी तो मुझे सुबह एक उनकी न्यूज़ 18 में मैंने सुना, उन्होंने कहा है कि ये लूटपाट। अब ये ऑडियो सबूत एक तौर से, अगर ये ऑडियो मेरे पास सबूत नहीं होता तो ये कहीं और दिशा में, लेकिन एफआईआर में तो पुलिस ऑडियो को इंक्लूड ही नहीं कर रही है। मैंने कहा उनसे इंक्लूड करने के, उन्होंने कहा इसकी पड़ताल होगी, उसके बाद में इसे इंक्लूड कर, इस पे एडिशनल आगे इंक्लूड होगा। अभी तक उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। इसके लिए हम कल जाएंगे उनके पास फिर और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इस जो ऑडियो में आवाज़ आ रही है, जो उनसे फोर्सफुली बोला जा रहा है कि जय श्री राम बोलिए, इसको समझिए, इसके ऊपर आप वो केस दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करिए। इंसाफ चाहिए मुझे। वो 3 लोग जिन्होंने वो किया ये मेरे पापा के साथ। आपको कैसे पता 3 लोग थे? वो सर, उसके बाद जो टोल पे एक फुटेज आई है सीसीटीवी पे, जिससे साबित होता है कि वो तीन लोग थे। और पुलिस वालों का ऐसा ही सब कल कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास वो 3 लोग की फोटोग्राफ आ चुकी है, जो जबरदस्ती गाड़ी में बैठे हैं। लेकिन अभी तक उनको ना उनकी गिरफ्तारी हुई है ना उनका पता चला है। सिर्फ उनके वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ फोटोग्राफ अभी आई है। सर 24 घंटे से प्लस हो गए इस बात को, अभी तक गिरफ्तारी ना कोई अपडेट आई है बादलपुर से। सर आपका परिवार आज ही बैठे हुए हैं, आफ्ताब आलम साहब के फादर हुए हैं और दोनों आपसे छोटे भाई
बैठे हुए हैं, आपका सबका क्या कहना है इस समय? सर क्या चाह मैं रहे ये हैं? चाहता हूँ कि पूरा देश में पापा को न्याय दिलवाए। ये जो लोग हैं, इस तरह के लोग जितने बेरहमी से, जितनी बुरी तरह से मारा है, मैं सोच नहीं पा सकता। मैं सोच के मेरी रूह कांप रही है अंदर से। मैंने पापा का चेहरा नहीं देख पाया कि इतनी बुरी तरह कौन मार सकता है। उनके हाथ नहीं कांपे, क्या वो इंसान नहीं है? इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे देश को मिलकर मेरे पापा को न्याय दिलवाना चाहिए। ऐसे लोग को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे लोग को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, उम्र कैद मिलना चाहिए। ये लोग समाज में रहने लायक नहीं है। ये हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। ऐसे हमारे देश का छवि खराब हो रही है। ये हमारे पूरे देश की बात है, कोई मजहब नहीं है। हर इंसान है, हम सब एक ही इंसान है। माँ का क्या हाल है आपकी? क्या कह रही हैं? उनको कैसे सब्र दिला? टूट चुकी है। वो कह रही है अब तो मैं किसके लिए जियो, मैं क्या करूं? बस माँ एक ही बात मैंने उनसे कही, अपने बेटों के लिए जी जा। हम 3 बेटे, हमारे लिए जी ले। मैं अभी से बेवा हो गया, मैं क्या करूं जी के? हम अपना सहारा देंगे, माँ हमारे लिए जी ले। ये बात कह गया माँ बुरी तरह टूटी हुई है मेरी माँ। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि क्या हमारे पे बीत रही है। वो अकेले मेरे घर में अर्निंग मेंबर। आपके फादर अक्सर जाते थे क्या उस तरफ? नहीं सर, हम्म। अक्सर तो नहीं जाया करते थे। ये आपने बताया कि एक जो क्लाइंट है, पापा की जो कस्टमर है, उनको छोड़ने के लिए उनको छोड़ने गए थे। तो कहाँ से पिक किया था? गुड़गांव से पिक किया सर पापा ने। पापा और ने। ड्रॉप कहाँ करना? बुलंदशहर। बुलंदशहर। जी पहले भी लेके गए थे? सर नहीं, पहले ही नहीं गए थे। आप पुराने क्लाइंट बता रहे हैं? पुराने क्लाइंट के थ्रू रेफरेंस पे वो आए थे। अच्छा। मतलब पुराने क्लाइंट ने कॉल करके बुक किया कि मेरे जानने वाले आ रहे हैं, इनको लेके आपको जाना है। वो पुराने क्लाइंट जो हैं, तो फर्स्ट टाइम ये इस साइड फर्स्ट टाइम गए हैं। ये जो पुराने क्लाइंट जिनके थ्रू बुकिंग हुई है, जिनके रेफरेंस पे वो आए थे, वो हमारे 6-7 साल पुराने क्लाइंट है। वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट है। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, तो ये पहली बार बुलंदशहर साइड, तो अब प्रदेश मिलने जा रहे हैं? जी सर। हम बोलेंगे कि इसको इस केस को दूसरा मोड़ दें, इस केस को समझें। इस केस में जब इस ऑडियो का यूज़ करें, इस ऑडियो को समझ के इस केस का यूज़ करके बताएं कि ये केस का दूसरा मोड़ भी है। लिंचिंग का भी इसमें बात सामने आ रही है। मैं दरख्वास्त करता हूं सरकार से, योगी सरकार से, दिल्ली सरकार से, यूपी पुलिस से कि मेरे को न्याय चाहिए, मेरे पापा को न्याय दिलाएं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं देश दुनिया में, मेरे पापा को न्याय दिलवाए। उनको बहुत बुरी तरह मारा है। बहुत मतलब किसी इंसान की इस तरह से मौत बहुत दर्दनाक है। वो बहुत अच्छे, बहुत सज्जन आदमी थे। उन्होंने सिर्फ हमें पढ़ाया, लिखाया, संस्कार दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है। आपका क्वालिफिकेशन कितना है? जी मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ। और दोनों छोटे भाई? वो 12th में सर। दोनों साथी जी 12th सर। में? जी सर। कोई और आपका परिवार में खाने कमाने का कुछ जरिया हो, सोर्स ऑफ इनकम? हमारी सोर्स ऑफ इनकम मेरे पापा ही थे, मेरे गार्जियन वही थे। हम अब बताइए, अब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई, अब हम किसके सहारे रहेंगे? वाकई बहुत दुख भरी कहानी है। और जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है, और उसी जगह से जहां से शुरुआत हुई थी, किस तरह से मारा गया था अखलाक को, और वही दादरी का इलाका, वही उत्तर प्रदेश का इलाका। देश के हालात किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, और ऐसी वारदातें जो हो रही हैं, मॉब लिंचिंग जिसको कहा जा रहा है, क्या तस्वीर नहीं आ रही है सामने सरकारों के, खासतौर से केंद्र सरकार के या राज्य सरकारों के, कि कितनी आसानी से कुछ धर्म के ठेकेदार उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर के इस तरह से मारेंगे, लोगों को जान से ख़त्म कर देंगे। उनके हाथ नहीं लरसते, उनका कलेजा नहीं पसीजता, और पूरे पूरे परिवार एक शख्स के मरने से ख़त्म हो जाता है, ये नहीं सोचते। ज़रूर इसके लिए कुछ ना कुछ सख्त कानून में प्रावधान होना चाहिए, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में भी इनकी श्रेणी में ऐसे केसेस को मॉब लिंचिंग के रखा जाना चाहिए, क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा है। ख़ासतौर से वो लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अखलाक का मामला हो, जुनैद का हो, तबरेज़ का हो, पहलू
जुल कहो जितने भी लोग हैं, और बल्कि उनका जेल ले जाने के बाद जब वापस आते हैं तो स्वागत किया जाता है। कितनी शर्म की बात है कि हमारे इस प्यारे मुल्क भारत में, कि जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग हर मज़हब मिलजुल कर साथ रहते चले आए हैं, वहाँ चंद गुंडे लोगों की वजह से, मुट्ठी भर बदमाशों की वजह से और धर्म के उन ठेकेदारों की वजह से सारी दुनिया के अंदर थू थू होती है। बेहद दुख की बात है। और इस परिवार को अब उम्मीद है उत्तर प्रदेश पुलिस से, इस परिवार को उम्मीद है अब वहाँ की हिंदुस्तान की हुकूमत से कि किसी तरह से इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और एक फादर जिसके कंधों पर पूरे परिवार को पालने की, इनकी पढ़ाई की तमाम जिम्मेदारियां थीं, वो आज इनके बीच में नहीं है। महज शराब न पीने पर और जय श्री राम का नारा नहीं साथ लगाने पर इस बेरहमी से उन्हें मार दिया गया, पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया गया। मैं आपको वो तस्वीरें नहीं दिखाना चाहता जो अस्पताल से इन बच्चों ने अपने वालिद की तस्वीरें ली थीं, जो पिक्चर्स ली थीं। बहुत बुरी कंडीशन में, सिर पे चोट है, कान से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है। इस तरह से कोई मारा जाता है भला? एक बड़ा सवाल है, आप लोगों को भी इस पर सोचना होगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। त्रिलोकपुरी इलाके से इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।